अब तक आपने सुना रिया और अयान एक गांव में फंस जाते हैं कुछ गांव वालों के साथ। तभी वहां एक बुजुर्ग आते हैं जो उनकी सुलह करवाते हैं। तो अब आगे फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर चैप्टर 39। रिया ने पलट कर देखा और अयान से हल्के से कहा, अब तो चलोगे या फिर लड़ने का कोई और बहाना ढूंढना है। अयान बस मुस्कुराया और सिर झुकाकर उसके पीछे चल पड़ा। घर के अंदर जैसे ही रिया और अयान के कदम रखे, चारों तरफ से गांव का देसी माहौल उनकी सांसों में उतरने लगा। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का फर्श और रसोई में आती घी तड़के की खुशबू भूख को और बढ़ा देती थी। चाचा जी ने अंदर आते ही जोर से आवाज लगाई, अरे सुनती हो, मेहमान आए हैं, बढ़िया सा खाना लगाओ। इतने में अंदर से एक औरत निकल कर आई, चाचा जी की बीवी, हाथ में आंचल संभालते हुए मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप दोनों, पति पत्नी हो। प्रिया का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। उसकी आंखें अयान की तरफ गई, फिर चाचा जी की बीवी की तरफ, और फिर मन में सोचने लगी, अगर मना कर दिया और इन्होंने फिर से लाठी डंडा ले लिया तो। नहीं भाई, यह सब बोलना खतरनाक है। उसने हकलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, हम पति पत्नी ही हैं। अयान जो पीछे खड़ा था, उसका चेहरा देखने लायक था। वह कुछ बोले बिना उसे घूरते हुए बस सोच रहा था। ओहो, ये तो सच में फंस गई। खाना परोसा गया। देसी ठाट से थाली में रोटियां, घी वाले चावल, दाल और हलवा था। लेकिन जैसे ही रिया खाने को उठाने लगी, चाचा जी ने बीवी की बीवी ने टोका, अरे बहू, पहले अयान खाएगा, फिर तुम। हमारे यहाँ रिवाज है, जब तक पति ना खा ले, पत्नी नहीं खाती, और फिर पत्नी को ही खाना उसी थाली में खाना पड़ता है जिस थाली में पति ने खाया है। रिया ने चौंक कर देखा और गुस्से में बोली, क्या? मैं किसी का झूठा नहीं खा सकती। सारे घर वाले एक पल के लिए चुप हो गए और फिर किसी बूढ़ी औरत ने कहा, किसी का नहीं, पर ये तुम्हारा पति ही तो है ना। रिया ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए तिरछे अंदाज में बोली, हाँ, पर मैं अपने पति का भी झूठा नहीं खा सकती। सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। अयान ने रिया की तरफ देखा और अंदर ही अंदर हंसते हुए सोचा, अब आई ना लाइन पे, फंस गई प्यारी। रिया हाथ में थाली पकड़े अयान के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही अयान बैठा खाने, वह थाली नीचे रखकर मुंह बनाकर बोली, जल्दी खा लो, मुझे भी भूख लगी है। ये सब मुझे नहीं जमता, मैं कोई 60 साल की पुरानी बहू नहीं हूँ। अयान ने बिना ऊपर देखे मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कान में कहा, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, साफ साफ कह देती, हम पति पत्नी नहीं हैं, अब झेलो बहू रिया देवी। रिया चुपचाप खड़ी थी, गुस्से में होंठ दबाए हुए। तभी अयान ने हलवा उठाया और बहुत ही मजे से चखते हुए बोला, वाह, तुम्हारी चाची जी के हाथ का हलवा भी कमाल है। वैसे शादी के बाद पहली बार खा रहा हूँ। वैसे तुम तो कभी ऐसे हलवा बनाकर खिलाती ही नहीं मुझे। रिया का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उसे हलवे की जगह नींबू खिला दिया हो। उसी वक्त घर की एक औरत और आई और बोली, बहू, जरा अयान के पास से थाली हटा देना, हमारे यहाँ ऐसा करना शुभ माना जाता है। रिया बड़बड़ाती हुई बोली, मतलब अब थाली भी मैं ही उठाऊं, फिर पैर दबाओ, फिर गोद में उठा के सुलाओ, क्या? मैं ये सब नहीं करूंगी। लेकिन रिया फिर मुस्कुरा कर थाली उठा ली उसने। अयान ने धीरे से फुसफुसाया, मैं गोद में सोने को भी रेडी हूँ बहू जी। प्रिया ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, आपके दांत तोड़ दूंगी मैं, बस एक बार यहाँ से निकल जाने दो, वरना अच्छे से बताती मैं। इसी बीच गांव की एक बूढ़ी चाची बोली,
इन दोनों की नोक-झोंक देखो, बिल्कुल जैसे हम जवानी में लड़ते थे। सब लोग हंस पड़े और रिया, मैं तो बस अब चुपचाप अपनी ही बनाई झूठी कहानी में फंस चुकी थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही अयान ने सबके सामने कहा, रिया बहुत समझदार बीवी है, इतनी प्यारी, इतने सिंसियर। रिया ने गर्दन घुमाई और गुस्से से बड़बड़ाई, इतनी एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें ही मिलेगा, साथ में ऑस्कर भी दे दूं। अयान ने शरारती मुस्कान से धीरे से जवाब दिया, ऑस्कर नहीं, एक छप्पी ही दे दो, उसी में खुश हूँ। रिया का चेहरा फिर गुलाबी पड़ गया। घर वाले एक दूसरे को देख देख मुस्कुरा रहे थे। कोई सब्जी की टोकरी लिए बोला, अब ये दोनों हमारे गांव में कुछ दिन ही रहेंगे, मजा आएगा, इतने प्यारे हैं। और रिया अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये सब झूठ बोलकर मैंने अपने ही पैर, कुल्हाड़ी नहीं पूरा पेड़ काट लिया। चाची जी ने आवाज लगाई, बहू, अब तुम भी खाना खा लो, अयान ने तो खा लिया, अब उसी थाली में तुम भी खाओ। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मतलब? ये जो है, ये जो उसने छोड़ा है। चाची जी मुस्कुराई, हाँ बहू, यही रिवाज है। और वैसे भी अब तो पति पत्नी में क्या झूठा, पति का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। या मन ही मन बड़बड़ाई, अब तो कुछ नहीं बचा, बस इज्जत, आत्मसम्मान और मेरी सिंगल स्टेटस की पहचान बाकी है। वह भारी कदमों से आगे बढ़ी, जैसे किसी युद्ध में जा रही हो। थाली को देखती रही, जैसे वह कोई बम है जो फटेगा ही। हे भगवान, इसने अभी अभी हलवा चाटा है, मतलब झूठा हलवा, झूठा चावल, झूठी दाल, सब कुछ झूठा है। और ऊपर से झूठा पति। अयान चुपचाप वहीं बैठा था, लेकिन होठों के कोनों से एक मुस्कान टपक रही थी, जैसे कह रहा हो, खा लो रिया, खा लो, यही तो तुम्हारे झूठ की सजा है। रिया ने थाली के एक कोने में रोटी तोड़ी, वह भी उस साइड से जो अयान से कम 3 इंच दूर थी। कॉर्नर बाइट लूंगी, कोई कंटामिनेशन नहीं चाहिए। एक कोर उठाया और खुद में बोली, रिया, तू एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की है, ये सिर्फ खाना है। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, अयान बोला, अच्छा है ना, मैंने थोड़ी देर पहले खाया था, टेस्ट में कंफर्म कर चुका हूँ। रिया ने घूरा और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, तुम चुप रहोगे या फिर यह थाली तुम्हारे सर पर मारूं? अयान मुस्कुराया, अरे बहू जी, हमारे यहाँ तो थाली सिर्फ पूजा में बजती है, वैसे तुम भी पूजा हो, मेरे जीवन की देवी। रिया ने गुस्से में थाली एक तरफ की और बड़बड़ाया, इस पागल आदमी का झूठा खाना पड़ेगा मुझे। अचानक एक बुढ़ी अम्मा आकर बोली, बहू देखो ना, कैसे झिझक झिझक के खा रही है, पर प्यार तो इसमें भी झलक ही रहा है। रिया ने अम्मा को देखा और फोर्स से स्माइल की, यार नहीं अम्मा जी, पॉइजन झलक रहा है, स्लो पॉइजन। रिया ने एक और कौर खाया और धीरे से बोली, झूठा खाना, झूठा रिश्ता, झूठी हंसी, वेलकम टू माय जिंदगी। रिया जैसे तैसे खाना खत्म करती है और उठते हुए थाली रखते हुए बोलती है, अब तो बस चाय मिल जाए और कोई रिवाज उसमें थूकने का ना हो, बड़ी मेहरबानी होगी। अयान हंसते हुए धीरे से बोला, तुम चाहे जितना मुंह बना लो, पर सच तो ये है, तुम मेरी बीवी हो। रात का वक्त था। कब रात हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। अब रात के खाने का समय भी हो गया था। रात का आसमान तारों से भरा हुआ था। चारों तरफ खामोशी छा गई थी। बस दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और पेड़ों से टकराती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अयान और रिया जब खाना ख़त्म करके बाहर निकलने लगे तो चाचा जी ने आवाज़ दी, अरे रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? रात हो गई है, यहीं रुक जाओ। चाची जी भी वहीं से बोली, हाँ बहू, गांव में रात को चलना ठीक नहीं, इतने प्यारे लग रहे हो दोनों।
2 दिन रहो ना, हमें भी अच्छा लगेगा। रिया पहले तो चुप थी, बस आंखों में अयान को देखा, जैसे कहना चाहती हो, अब तुम ही संभालो इसे। लेकिन अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी चाचा जी, आज की रात यहीं रुकते हैं। वैसे भी इतने प्यार से आपने खाना खिलाया है, अब गांव की हवा भी तो जी भर के लेनी है। रिया के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। अब एक और ड्रामा। चाय के लिए घर के पीछे चाची जी एक मिट्टी की केतली में मसाले वाली चाय ले आई। सब आंगन में चौपाल की तरह बैठ गए। चारपाइयों पर बैठे बैठे गप्पे चलने लगे। चाची जी ने रिया को एक थाली थमाई। लो बहू, मेथी के लड्डू खाओ, गांव में मीठा ऐसा ही होता है। रिया ने धीरे से लड्डू उठाया और अयान को देखा। और कुछ तो रह तो नहीं गया जो करवाना है बहू से। तभी अचानक एक बूढ़ी अम्मा आई जो अब तक चुप बैठी थी। उनकी आवाज़ गूंज उठी, रिया बेटा, अब अपने पति के पैर दबा दो, दिन भर के थके होंगे बेचारे। रिया की आंखें ऐसी फटी जैसे किसी ने बम की पिन निकाल दी हो। क्या? अम्मा ने प्यार से कहा, हमारे जमाने में तो बहुएं यही करती थी, पति का दर्द ही उनकी सेवा से दूर होता है था। अयान मुस्कुराया, अम्मा जी ठीक कह रही है, वैसे आज बड़ी सेवा हो रही है मेरी। रिया ने आंखें तरेरी, तुम्हारी तो। फिर सबके सामने झूठ पकड़ा न जाए, इस डर से धीरे से बोली, ठीक है, पर याद रखना यह सेवा उधार है, ब्याज समेत वसूल करूंगी। अयान ने मुंह दबाकर हंसी रोकी। रिया चारपाई के पास बैठकर धीरे धीरे अयान के पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद अयान ने आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू जी। रिया ने झुककर धीरे से उसके कान में कहा, बहू बोलकर कितना जलाओगे मुझे। अयान ने आंखें खोली, तो क्या कहूँ, जानू, स्वीटी, बेबी। रिया का चेहरा फिर गुलाबी पड़ गया। सो जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारी पीठ का होगा, वो भी लाठी से। चारपाई पर सब लेटे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। रिया की पीठ अयान की ओर थी, लेकिन उसकी सांसों की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। अयान ने धीरे से कहा, रिया। क्या? रिया ने नींद भरी आवाज़ में कहा, झूठ बोलने के लिए शुक्रिया, नहीं बोलती तो ये रात कभी हमारी नहीं होती। रिया ने आंखें खोली, पलटी, बस धीमे से बोली, चुप रहो वरना नींद नहीं आएगी। अयान हंस पड़ा और धीरे से बोला, ठीक है बहू जी, मीठे सपने देखना। और उस देसी आंगन में खुले आसमान के नीचे झूठ से शुरू हुई एक सच्ची रात ने दो दिलों को थोड़ा और पास कर दिया। रिया को आखिरकार एक कमरा दिया गया, एक खूबसूरत लेकिन भारी सा कमरा जिसमें पुराने लकड़ी के फर्नीचर और हल्की सी गुलाबी लाइट जल रही थी। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद करके ज़ोर से बिस्तर पर गिर गई। हे भगवान, ये सब पति के लिए करना पड़ता है, कोई पत्नी के लिए क्यों नहीं गिरता। क्या इतना काम करवाया इन लोगों ने। आज मैं थक के चूर हो गई। मैं बड़बड़ाते हुए तकिए में मुंह दबाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी आंखें नींद से भारी होने लगी, उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने बहुत हल्के से उसके पैरों को छुआ हो। वह झटके से उठने लगी, पर उससे पहले ही उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों को धीरे धीरे दबा रहा है। रिया की आंखें खुली। सामने अयान बैठा था, बिल्कुल चुप, और बहुत ही नरमी से उसके पाँव की मालिश कर रहा था। अयान, ये क्या कर रहे हो? रिया ने चौंक कर कहा, पर उसकी आवाज़ खुद उसकी धड़कनों में कहीं खो गई। अयान बिना उसकी ओर देखे बोला, बीवी दिन भर में थकती है तो पति का भी तो कुछ फ़र्ज़ होता है ना।
रिया उठने को हुई, पर अयान ने उसकी टांगों को फिर से पकड़ लिया, इस बार थोड़ी मजबूती से। शांत रहो रिया, बस एक बार मुझे तुम्हारी थकान दूर कर लेने दो। उसने आंखों में गहराई और चेहरे पर संजीदगी के साथ कहा। रिया के दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी, उसकी सांसें जैसे हल्की हल्की कांपने लगी। अयान के हाथ अब धीरे धीरे उसकी पीठ तक पहुंच चुके थे। वह बहुत सधे हुए अंदाज में बिना किसी जल्दबाजी के उसकी हर थकी हुई नस को महसूस कर रहा था। रिया का शरीर सिहरने लगा। वह चाहती थी कि वह कुछ कहे, पर शब्द जैसे उसके गले में अटक गए हों। उसकी पलकों में झपक थी नहीं थी, और दिल में एक अजीब सा डर और उसी के साथ एक अनजाना एहसास उठ रहा था। अयान, ये सही नहीं है, वह धीमे स्वर में बुदबुदाई। अयान की उंगलियां उसकी थकी हुई पीठ को हल्के हल्के दबा रही थी। रिया की सांसें अब तेज नहीं बल्कि धीमी और थकी हुई सी हो गई थी, जैसे उसके भीतर की सारी थकावट पिघल रही हो। कुछ पल बाद अयान ने खुद को थोड़ा पीछे खींचा और कहा, अब बेहतर लग रहा है ना? तुम सो जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। वह उठने को हुआ। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खींच थी। अयान ने उसकी ओर देखा। रिया ने बिना उसकी आंखों में देखे सामने की दीवार की ओर मुंह करते हुए कहा, अगर चाहो तो यहीं लेट सकते हो मेरे पास। मैं जानती हूँ तुम्हें बाहर नींद नहीं आएगी। फिर उसकी आवाज़ कुछ पल को रुकी और उसने धीमे से लेकिन एक बोल्ड मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी जिस तरह तुमने मुझे मालिश दी, अब तुम पर हक तो बनता है थोड़ा आराम करने का। अयान कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बस रिया के चेहरे पर टिकी थी, जो अब आधा तकिए में छुपा था और आधा उस मुस्कुराहट में जो उसने खुद भी नहीं समझी थी। वह चुपचाप बिस्तर की दूसरी ओर जाकर लेट गया। रिया की पीठ उसकी तरफ थी। अयान ने धीरे से बिना शोर किए उसे अपनी बाहों में भर लिया, बहुत नरमी से, जैसे वह उसे थाम नहीं रहा, बस साथ दे रहा हो। रिया की आंखें बंद थी, पर होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसके दिल की धड़कन अब डर से नहीं, किसी और एहसास से तेज थी। एक छूटा रिश्ता, एक सच जैसा लम्हा, और उस रात की खामोशी में उनके बीच कोई सवाल नहीं था, बस एक दूसरे की सांसें थी जो धीरे धीरे एक लय में चलने लगी। सुबह की पहली किरण जब आंगन की दीवारों से टकराई, तब रिया की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी। अयान अब भी उसके करीब था, उसकी बाहों में थकावट की एक शांत सी नींद। रिया ने करवट बदली और उसके बालों की कुछ लटें अयान के चेहरे पर झूल गई। वो मुस्कुराया नींद में भी। रिया उसे देखती रही, फिर धीरे से उठी और बिस्तर से बाहर निकल गई। आंगन में सूरज की पूरी तरह चढ़ चुका था। चाची जी चूल्हे के पास बैठी थी और चाचा जी तैयार खड़े थे। अरे बेटा जल्दी करो, चाचा जी बोले। हम दोनों को शहर के मोड़ तक छोड़ देते हैं, वहीं से बस पकड़ लेना। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, पर वह बहुत शांत लग रही थी, जैसे कोई अनकही बात दिल में रख ली हो। अयान भी बाहर आया। उसके बाल बिखरे थे, आंखों में नींद की लकीरें थी, लेकिन चेहरा किसी अलग ही चमक से भरा हुआ था। चलो, अयान ने धीमे से पूछा। रिया ने नज़रें नहीं मिलाई, बस धीमे से कहा, तभी भीतर से बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आई, अरे कोई बुलाएगा नहीं अपनी अम्मा को? आखिरी बार तो कुछ रस्म निभा ही ले। सब चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। अम्मा अपने हाथ में एक थाली लेकर आ रही थी। थाली में हल्दी लगे अक्षत, एक दिया और एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी थी। अम्मा, ये सब? रिया ने धीरे से पूछा। बेटा, अम्मा मुस्कुराई। हमारे गांव में जब बहू पहली बार मायके से ससुराल जाए तो उसे ऐसे ही विदा करते हैं, और सिंदूर तो सुहाग की पहचान होता है।
बिना इसके विदाई अधूरी लगती है। अयान और रिया दोनों थोड़ा पीछे हट गए, थोड़ा हिचकिचाते हुए। "अ, अम्मा, वो असल में।" अयान ने कुछ कहने की कोशिश की, पर अम्मा बीच में ही बोल उठी। "क्या असल में? तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो क्या?" "रिया, जो रात मेरी आंखों के सामने गुजारी है तुम दोनों ने, उसमें झूठ कैसा? दिल तो कब का साथ निभा चुका है। अब बस ये माथे की रेखा है जिसे पूरा करना बाकी है।" रिया ने अयान की ओर देखा। उसकी सांसें थोड़ी अनियमित थी। "नहीं अयान, हम ये नहीं कर सकते। ये सब बस दिखावा था।" उसकी आवाज़ थरथरा गई। अम्मा ने रिया की ठोड़ी थाम ली, बहुत प्यार से। "बेटा, कभी कभी दिखावे भी सच से बड़े हो जाते हैं, और जो रिश्ता इस तरह निभ जाए उसमें दिखावा कहाँ बचता है। अब माथा झुका लो और तिलक होने दो तुम्हारे जीवन का।" अयान अब भी खामोश था, पर उसकी आंखों में कुछ बदलने लगा था। एक ठहराव, एक अपनापन और एक गहराई। अम्मा ने सिंदूर की डिब्बी अयान के हाथ में रख दी। "ले बेटा, इसे रिया की मांग में भर दे। आज तेरी विदाई नहीं, तेरे जीवन की शुरुआत हो रही है।" अयान ने थाली पकड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। रिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी और दुनिया में जा रही हो, जहाँ सब सच हो, लेकिन सब सपने जैसा। अयान ने बहुत धीरे से, कांपते हुए हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा, हल्का सा पर पूरे विश्वास के साथ। उस पल रिया की सांस अटक गई। उसका चेहरा ठहरा। उसकी पलकों में एक मोती सी बूंद निकलकर गालों तक पहुंची। अयान धीमे से फुसफुसाया, "अब कुछ भी छूट नहीं, ना ये रिश्ता, ना ये सिंदूर।" रिया की आंखें अब भी बंद थी, पर उसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। कुछ पलों की चुप्पी के बाद रिया ने बहुत धीमे से कहा, "अब इस सिंदूर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है अयान, क्योंकि ये बोझ नहीं, मेरा भरोसा है।" अयान ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे यूं लगा जैसे उसने रिया को सच में पा लिया हो। और फिर वे दोनों चाचा जी के साथ गाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन इस बार सिर्फ काम नहीं, एक नया रिश्ता पीछे छोड़ आए। एक रिश्ता जो झूठ से शुरू हुआ, पर अब माथे पर सिंदूर की सच्चाई से बन चुका था। गाड़ी के पहिए से पहले ही दिलों को कुचल चुके थे। मिट्टी की वो महक जो रिया की सांसों में रच बस चुकी थी, अब हर सांस में कुछ पीछे छूट जाने लगा था। अम्मा की उंगलियों की पकड़ अब ढीली हो रही थी, पर वे चाहती थी रिया उसे महसूस करे, जैसे कह रही हो, "जाना जरूरी है, पर भूलना नहीं।" रिया की आंखें झुकी थी, पर मन पूरा आंगन देख रहा था। कच्ची दीवारें, टूटी कुर्सी, वो तुलसी का छोरा और अम्मा की ममता की परछाई जो अब छूट रही थी। "अम्मा।" उसके गले से आवाज़ निकली, पर वह सिर्फ फूटती सांसों की तरह थी। अम्मा ने हल्का सा माथा चूमा। "जा बेटा, अब तेरा घर वहाँ है। लेकिन जब भी लगे तेरा मन तुझसे दूर जा रहा है, इस आंगन की धूप में खुद को तलाश लेना।" पीछे बैठे अयान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उसने रिया की हथेली को अपनी गर्म हथेली में थाम लिया। शब्द नहीं थे, पर पकड़ में भरोसा था। शाम के 4:30 बज चुके थे। सूरज अब भी थक चुका था, जैसे अयान और रिया की सांसें। गाड़ी धीरे धीरे विला के सामने रुकी। दरवाज़ा पहले से खुला था, जैसे कोई बेसब्री से रास्ता देख रहा हो। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, सायरा, आर्या और कबीर हॉल में खड़े थे। तीनों की आंखों में राहत थी, लेकिन चेहरे पर सवालों की परत थी। "वेयर वर यू गाइज?" आर्या की आवाज़ तेज थी, पर उसमें डर छुपा था। "तुम दोनों ठीक हो? तुम लोग कहाँ थे?" राजवीर ने भी फौरन पूछा। अयान चुप था, लेकिन चेहरे पर थकावट और कुछ अनकही बातें थी।
रिया थोड़ी पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी चाल अब भी संभली हुई थी, पर नज़रें झुकी हुई। सायरा की नज़र अचानक रिया के माथे पे गई। वह सिंदूर की हल्की सी लकीर जो अब भी चमक रही थी। वह थोड़ी हैरान सी आगे बढ़ी। रिया, तुम्हारे माथे पर ये क्या लगा है? रिया ने एक पल को चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर तुरंत नज़रें झुका ली। हाथ से बालों की लटें माथे पर लाई, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो। कुछ नहीं, धूप में कुछ लग गया शायद, उसने जल्दी से कहा। फिर अयान की ओर देखे बिना बोली, "म- मैं नहा कर आती हूँ।" रिया तेज़ कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। सायरा ने पीछे देखा और फिर कबीर और आर्या की ओर। वो वो सिंदूर था ना? आर्या ने फुसफुसाते हुए कहा। सायरा की आंखों में शक और समझ दोनों थे। राजवीर ने हल्की आवाज़ में कहा, कुछ तो हुआ है, पर यह बात अब आसानी से नहीं निकलेगी। उधर अयान अब भी चुप था। उसकी निगाहें सीढ़ियों की उस आखिरी सीढ़ी पर अटक गई, जहाँ कुछ देर पहले रिया का पाँव रुका था, जैसे कोई अनकहा सच वहीं छोड़ आई। क्या होने वाला है? क्या अयान और रिया बता देंगे अपने इस रिश्ते का सच? जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। Thank you guys for listening, and please share your reviews and please also subscribe.